हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ना, ये टॉपिक हमने किया था कल। तो बच्चों, हमें एक रिलेशन मिला था कि जब भी दो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस d है, एक में करंट I1 जा रहा है, एक में करंट I2 जा रहा है, तो इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू कितना आया था, म्यू नॉट बाय, ठीक है, म्यू नॉट बाय 2 पाई d I1 I2, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था फोर्स पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, याद है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है ना, इस फॉर्मूले को एक्चुअली अपने को अप्लाई कैसे करना है, समझना कैसे है ना, उस चीज के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ओके बच्चों, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। आपको क्या कहा गया है बच्चों कि दो वायर है, ठीक है बच्चों, अपने पास क्या है, दो वायर है, लॉन्ग पैरेलल वायर है। क्या है, लॉन्ग पैरेलल वायर, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एक में है ना, इसमें करंट जा रहा है I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में, और दूसरे में इधर जा रहा है I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है, I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और इसके बीच की जो लंबाई है, मतलब इसके बीच में जो गैप है वो है बच्चों 0.04 मीटर। ठीक है, इसके बीच में गैप कितना है, 0.04 मीटर। आगे बात समझ में आपको कहा जा रहा है 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर है। आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पार्ट ए क्वेश्चन का, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1.2 मीटर लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1.2 मीटर लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए, पार्ट 1। चलो तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि सेकेंड पार्ट क्या कहता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि अपने को पता ही है, सिंस F बाय L इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट बाय 2 पाई d I1 I2। दिस इज आवर फॉर्मूला, है ना, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। अपने को यहाँ पर फोर्स निकालना है ओनली बच्चों, तो L क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d इंटू L, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई, और d कितना है 0.4, ठीक है, 0.4, और I1 I2 कितना हो गया बच्चों, 5 और 2, और लेंथ कितना हो गया 1.2, ठीक है, ऐसा। तो बस अपने को क्या करना है बच्चे, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 से 3 हो गया बच्चों, ठीक है, 2 पाई से ये 2 हो गया, ठीक है, 2 पाई से ये 2 हो गया, तो क्या क्या बचा अपने पास, देखो 2 2 3 5, है ना, तो 2 2 4, 4 किया 12, 5 60, 60 इंटू 10⁻⁻⁷, यानी 6 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन। तो कितना फोर्स लगा बच्चों, 6 इंटू 10⁻⁻⁷
-6 न्यूटन, ठीक है। 6 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन इतना क्या हुआ, फोर्स लगा। अब बच्चों सवाल उठता है कि ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, है ना। अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, है ना, दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करते बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहां पर देखो एक करंट इस तरफ जा रहा है और दूसरा करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसका नेचर होगा क्या, रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव। आई क्या बात समझ में बच्चों, फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है बच्चों, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, कि अगर मैं I1 और I2 दोनों को डबल कर दूं, ठीक है, I1 और I2 को दोनों को डबल कर दूं, इफ I1 एंड I2 बोथ आर डबल्ड, what will be new force, what will be new force on 1.2 मीटर लेंथ, on 1.2 मीटर लेंथ, ठीक है बच्चों। तो हमने इस बार क्या किया, सिर्फ इनके और इनके मैग्नीट्यूड को चेंज किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो समझो इस बात को। तो देखो बच्चों, जैसा कि पार्ट बी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F बराबर μ0 I1 I2 बाय 2 पाई d इंटू L, है ना, ये था। तो बाकी चीजें तो बच्चों सेम है, तो F डैश में क्या फर्क पड़ेगा, जो नया फोर्स है सपोज मैंने उसको F डैश बोल लिया, तो μ0 वही रहेगा, 2 पाई वही रहेगा, d भी वही है, I0 क्या हो, I1 क्या हो गया, अब 2I1 हो गया, और I2 क्या हो गया, अब 2I2 हो गया, इंटू L भी क्या है, सेम है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 टाइम्स μ0 I1 I2 L बाय 2 पाई d हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स। तो ये देखो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, पुराना F है, तो 4 टाइम्स F हो गया। जो नया फोर्स हुआ वो पुराने फोर्स का 4 टाइम हो गया, तो 4 और कितना आया था बच्चों, आई थिंक 6 इंटू 10⁻⁻⁶ आया था, तो 6 4 जा 24 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन हो जाएगा क्या, न्यू फोर्स। अगेन है ना, करंट का डायरेक्शन अभी भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फोर्स का नेचर कैसा होगा बच्चों, रिपल्सिव नेचर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था इसको इस तरीके से यूज करना है, क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या सीखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, सबसे पहले जो रूल सामने आया वो था क्या, बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। बायो-सैवर्ट लॉ से अपन क्या करा करते थे, किसी भी कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया करते थे। जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सिस निकाला, फिर हमने सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो इन सब में जो हमने यूज किया वो क्या यूज किया, बायो-सैवर्ट लॉ यूज किया, ठीक है।
प्लस आपने देखा कि हमने जो भी अभी तक डिराइव किया वो काफी है ना डिफिकल्ट डेरिवेशंस थे, है ना, अच्छा खासा कठिन डेरिवेशंस थे किसके, बायो-सेवर्ट लॉ के बेस्ड पर, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए एम्पियर, उन्होंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तरीके को, किसके वजह से, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बायो-सेवर्ट का था, ठीक है, उससे भी एक आसान तरीका है ना एम्पियर ने सुझाया और उनके लॉ को हमने बोला एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है बच्चों, व्हाट इट इज, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो देखते क्या होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में काफी रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखती हैं, ठीक है। वहां पर चार्ज होते थे भाई प्लस और माइनस, यहां पर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं भाई नॉर्थ और साउथ, ठीक है। जैसा वहां पर दो चार्जेस होते थे पॉजिटिव और निगेटिव, दो पोलैरिटी के, यहां पर पोल्स होते हैं दो पोलैरिटी के, नॉर्थ और साउथ। वहां पर भी क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वहां पर भी किसके, उसके फील्ड में अगर कोई चार्ज जाता था तो उसके ऊपर फोर्स लगता था, इसके में भी अगर इसके फील्ड में कोई मैग्नेट जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। वहां पर भी डायपोल बनता था, है ना, दो डायपोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डायपोल बनाता था, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे, पी से डिनोट किया करते थे, डायपोल मोमेंट भी होता था, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आपको डायपोल बनता है, मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, ठीक है, और इसका भी डायपोल मोमेंट होता है, समझ गए क्या। वहां पर भी टॉर्क लगता था, वहां पर क्या होता था, P क्रॉस E फॉर्मूला लगाते थे, है ना, वहां पर P क्रॉस E लगाते थे। P क्या होता था, डायपोल मोमेंट, E क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी टॉर्क लगता है M क्रॉस B, M यहां का डायपोल मोमेंट है, B यहां का फील्ड है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि चीजों में क्या है, सिमिलैरिटी है, ठीक है बच्चों, चीजों में क्या है, सिमिलैरिटी है। तो बच्चों याद करो वहां पर एक लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ, ठीक है। वहां पर क्या पढ़े थे, एक लॉ, गॉस लॉ, आ रही बात समझ में। उसी के सिमिलर एक यहां पर लॉ है, इसको कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके इक्विवेलेंट जैसा ही है, उसके जैसा ही एक लॉ यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ है। क्लियर है बच्चों, क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, देखते हैं। मान लो बच्चों कि यहां पर एक वायर है, कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, या मान लो कई सारे कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर हुआ, मान लो एक और कंडक्टर है, एक और कंडक्टर है, ऐसे 3 कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें करंट जा रहा है सपोज I1, इसमें करंट जा रहा है सपोज I2, और इसमें जा रहा है सपोज करंट I3 अंदर की तरफ, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। माना कि सारे के सारे वायर्स क्या है बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लॉन्ग वायर्स है, लॉन्ग कंडक्टर्स है। आ रही क्या बात समझ में, क्या है, लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, आई बात समझ में। और मान लो कि मुझे यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, है ना, मुझे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, अच्छे से और ध्यान से समझिए, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखो बच्चों। तो अगर मैं सिंपल बायो-सेवर्ट लॉ से जाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले इसके वजह से यहां पर फील्ड निकालूंगा, फिर इसके वजह से यहां पे फील्ड निकालूंगा, फिर इसके वजह से यहां पे फील्ड निकालूंगा, और उनका टोटल कर लूंगा, मतलब वेक्टर सम कर लूंगा। तो हमारे लिए काफी क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एम्पियर ने क्या किया, इसको आसान बनाया, क्या बोला कि आप क्या करो, एक, है ना, इस तरीके से एक लूप बना लो, क्या कर लो, लूप बना लो। चलो लूप बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप बना लिया, ठीक है। क्या किया बच्चों,
सर्कुलर लूप बना, आप इसको सर्कल समझे, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन आपको इसको सर्कल के जैसा समझना है, ठीक है। तो बच्चों हमने एक सर्कुलर क्या किया, लूप बना लिया और इस सर्कुलर लूप के अंदर इनको क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। आई क्या बात समझ में, इनकी वजह से हमने इसको इन तीनों को हमने क्या किया, इस सर्कल के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अब यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, ओके। अब ध्यान से देखो, तो इनका कहना है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छे से और ध्यान से समझते हैं। B क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, और dl क्या है, हमने जो ये लूप माना है ना, इस लूप को बोलते हैं एम्पियर्स लूप, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप, ओके, एम्पिरिकल लूप ऐसा भी बोल सकते हो, एम्पिरिकल लूप, ठीक है। जैसा वहां पर गॉसियन सरफेस हुआ करता था वैसा ही यहाँ क्या है, एम्पिरिकल लूप है, ठीक है। तो देखो एम्पिरिकल लूप में है ना, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया अगर, मान लो dl, ठीक है, तो b डॉट dl का मतलब हुआ, अच्छा ये क्या है बच्चों, लाइन है ना, क्या है ये, लाइन है, ठीक है, छोटा सा लेंथ है ना, dl मीन्स क्या, छोटा सा लेंथ, स्मॉल लेंथ। तो और ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का, किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का, और ये जो मैंने लगाया है उसका क्या मतलब है, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, क्या मतलब है उसका, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझ में आ रहा है आपको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज लूप, ठीक है, थ्रू एनी क्लोज लूप, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट। आई नेट का मतलब क्या होता है, टोटल करंट, ठीक है, इनक्लोज्ड इन दैट लूप, जो भी हमने लूप चूज किया है उस लूप में जितना नेट करंट है, नेट करंट का मतलब है ना, जैसे कि देखो अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लूं तो नीचे के डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे सॉल्व करके जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नेट करंट कहलाएगा। और वो सिर्फ कौन से करंट लेने हैं अपने को, जो उस लूप के अंदर है, बाहर के करंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसा वहां गॉस थ्योरम में क्या होता था, अंदर का चार्ज q इनसाइड क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता था, q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वैसा ही यहां पर क्या है, I इन है, I इनक्लोज्ड, I नेट, ऐसा, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाता है अपने लिए बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है बच्चों, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी सिमेट्रिकल क्लोज। बस ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारा सरफेस होना चाहिए वो कैसा, हमारा जो लूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। लूप हमारा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल, फील्ड थ्रू एनी सिमेट्रिकल क्लोज पाथ और लूप, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी सिमेट्रिकल क्लोज पाथ और लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
टोटल करंट enclosed in the empirical loop, empirical loop। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, आई बात समझ में? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज एम्पिरिकल लूप है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पिरिकल एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, जब अपन एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन तो भाई अगर मुझसे मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, तो फिर बायो सेवर्ट लॉ पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ को फिर क्या आउटडेटेड हो गया क्या? अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही? तो बच्चों ऐसा नहीं है, फंडामेंटल ही होती है, उसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती। तो बायो सेवर्ट लॉ आज भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ आप हर कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ हर कंडीशन में अप्लाई होगा, बट एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ कंडीशन में ही अप्लाई होता है। जैसे कि बायो सेवर्ट लॉ यूज करके हम फाइनाइट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बायो सेवर्ट लॉ यूज करके हम लोग जो हमारा इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम लोग सिर्फ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। आई क्या बात समझ में? तो इसकी रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये कुछ सर्टेन कंडीशन में ही लगता है, बट बायो सेवर्ट लॉ हर कंडीशन में अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए हमें दोनों पढ़ना जरूरी है, बायो सेवर्ट लॉ भी और एम्पियर सर्किटल लॉ भी। ठीक है, क्लियर है? जहां ये लग पाता है उसको काफी आसान बना देता है। ठीक है, तो चलो एम्पियर सर्किटल लॉ की ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको समझते हैं। देखो बच्चों, पहला एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, क्या हम ये पहले पढ़ चुके हैं? यस, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट उस टाइम हमने क्या यूज किया था? बायो सेवर्ट लॉ यूज किया था। क्या यूज किया था बच्चों? बायो सेवर्ट लॉ यूज किया था। अभी अपन क्या करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों? केस लेंगे, केस 1। ठीक है, पहले हम लोग ये जो कंडक्टर है, देखो बेटा कंडक्टर का शेप जनरली क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है। और सिलेंडर क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे? हॉलो वायर लेंगे, और फिर कैसा लेंगे? सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, तो ऐसे दो केसेस अपन पढ़ेंगे। ठीक है, केस 1, इफ वायर या इफ कंडक्टर
इज हॉलो सिलिंड्रिकल, हॉलो सिलिंड्रिकल। ठीक है बच्चों, इफ कंडक्टर इज हॉलो सिलिंड्रिकल। आ रही बात समझ में आपको? तो चलो भी इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, अंदर क्या है बाबू, खोखला है, अंदर क्या है, खाली है। ठीक है, और मटेरियल सिर्फ कहां है, आपको दिख रहा है ना, ये जो कर्व सरफेस है वहां बस मटेरियल है, अंदर का पूरा पार्ट क्या है, होलो है। ठीक है, अब इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है सपोज, है ना, कितना, आई। ओके बच्चों, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अपन क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके वजह से अपने को क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। अब फील्ड के लिए आपको पोजीशन लेना पड़ेगा कि कहां फील्ड निकालना है। तो फील्ड कहां कहां हो सकता है, सोचो, एक हो सकता है बाहर और एक हो सकता है अंदर। तो बाहर की अंदर, ठीक है, कहां निकालना है, तो पार्ट ए, पार्ट ए एट डिस्टेंस या एट पोजीशन, क्या बेटा, आर लेस देन आर। क्या मतलब हुआ, मान लो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और आपको निकालना क्या है, स्मॉल आर लेस देन आर। मतलब वो पोजीशन कहां है, इनसाइड है, तो इनसाइड में निकालना है। ठीक है, कहां निकालना है, इनसाइड निकालना है। तो भाई इनसाइड में कोई एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां मुझे निकालना है स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, यहां मुझे निकालना है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं यहां पर कितना होगा फील्ड। तो बच्चों जैसा कि आपको ये दिख रहा है ना, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ठीक है, ऊपर से, इसको कहते हैं बच्चों टॉप व्यू। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टॉप। जैसे कि ये चीज है, देखो, है ना, ये मार्कर है। मार्कर को अगर मैं सामने से देखूंगा, है ना, इसको अगर सामने से देखूंगा तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, है ना, सामने से देखूंगा तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। और अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, है ना, सामने से देखा तो इसको बोलते हैं बच्चों फ्रंट व्यू, या आप बोल सकते हो कि सामने से देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो, टॉप से देखूंगा तो क्या दिखेगा, ये एक सर्कल दिखेगा, है ना, ये देखो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, है ना। इसको मैं इस तरीके से देखूंगा तो, है ना, इस तरीके से ऊपर से यूं दिखूंगा तो क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा, क्योंकि बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का सर्कल दिखेगा, है ना बच्चों। तो इसमें से करंट क्या जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसके हर एक पॉइंट से, है ना, इसके बाउंड्री का जो हर एक पॉइंट है वहां से क्या होगा, करंट क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, और आपको पता ही है बाहर के डायरेक्शन यानी आउट ऑफ द बोर्ड क्या दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो ये करंट के ऊपर आने का डायरेक्शन है, इसमें से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इस टोटल करंट हमने कितना ले रखा है, आई। टोटल करंट कितना ले रखा है, आई, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। बट हमें निकालना कहां है बच्चों, हमें निकालना है अंदर के किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो मान लो वो पॉइंट पी है यहां पर। ठीक है, कितनी दूरी है बच्चों, स्मॉल आर। ठीक है, तो जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हो तो सबसे पहला काम जो होता है आपका, स्टेप 1, ठीक है, पहला जो स्टेप होता है कि आपको क्या करना होता है, एक एम्पिरिकल लूप बना लेना है। जैसा वहां गॉसियन सरफेस बनाया करते थे फटाक से, वैसा ही यहां पर एक एम्पिरिकल लूप बना लेना है। ड्रॉ एन एम्पिरिकल लूप।
और लूप हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों, सिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो भाई यहां पर क्या करेंगे हम, ये आर रेडियस का एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आई नेट निकाल लेना है। क्या करना है बच्चों, आई नेट या आई इनक्लोज्ड। ठीक है, आई इनक्लोज्ड। तो आप मुझे बताओ कि हमने जो लूप चूज किया है, क्या उसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है? तो करंट, चूंकि ये हॉलो है ना, हॉलो है तो पूरा करंट कहां है, ये बाउंड्री पर है, अंदर में कोई करंट नहीं है। तो अंदर में करंट क्या है बच्चा, जीरो है। अंदर में करंट कितना है, जीरो है। आगे बात समझ में आपको। तीसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3। तो मान लो इस पर है ना, मान लो इस पर ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, मतलब ये जो हमने सर्कल लिया है एम्पिरिकल वाला है ना, वहां पर किसी जगह पर मान लो इधर डीएल का डायरेक्शन है और बी का भी डायरेक्शन सपोज इधर ही है। ठीक है, बी का भी डायरेक्शन क्या है, सपोज इधर ही है। तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो चूंकि मैंने बी और डीएल का डायरेक्शन सेम लिया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, जीरो हो जाएगा। सॉरी, ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी डीएल कॉस थीटा क्या बचेगा, बी डीएल। तो क्लोज इंटीग्रल बी डी एल बचेगा। तो बी जो है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखें। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ तभी लागू होता है जब बी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ये चीज आप कहीं लिख लेंगे नोट करके। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, डीएल का करोगे। तो इंटीग्रेशन करोगे डीएल का पूरे इस सर्कल पर, तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर आया। ठीक है, b इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 3। आपको चौथे स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में, इधर के स्टेप्स को मैं मिटा दूं बच्चों। देखो ये चीज याद रखना कि इंक्लोज्ड करंट कितना आया है मेरा, जीरो। नोट कर लिए हो यहां तक, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 4 आपको अप्लाई कर देना है एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाई क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो चूंकि देखो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल कितना आया है, बी इंटू 2 पाई इंटू आर। म्यू नॉट इंटू आई नेट क्या आया था इस कंडीशन में, जीरो। देयरफॉर बी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, जीरो अपॉन समथिंग क्या आएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्या मतलब हुआ भाई कि हॉलो कंडक्टर के केस में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो रहेगा। अंदर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, हॉलो कंडक्टर के केस में इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। ओके, समझ आ गया इतनी बात। तो ये हो गया हमारा के पार्ट ए। नाउ व्हाट, पार्ट बी। पार्ट बी बच्चों, हाँ, इफ आर इज ग्रेटर देन आर, क्या मतलब हुआ इसका, आर इज ग्रेटर देन आर आउटसाइड, आउटसाइड में चले गए। ठीक है, ओके, आउटसाइड। तो फिर क्या होगा बच्चों, अगेन जो हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा।
इस तरीके से दिखेगा। इसका रेडियस कितना लिया है हमने, कैपिटल R लिया है। इस बार हमने क्या बोला कि हमें किसी आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है, तो चलो एक आउटसाइड पॉइंट ले लिए P, जो यहां से कितनी दूरी है, R दूरी है। तो हमारा स्टेप 1 क्या है बच्चों, अभी अभी देखा हमने। स्टेप 1 में अपने को क्या करना है, एक सिमेट्रिकल लूप बना लेना है। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, एक सिमेट्रिकल लूप बना लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया बच्चों। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, नेट करंट निकालना है। तो अभी अब की बार जो हमने लूप बनाया है उसके अंदर तो ये पूरा का पूरा लूप ही आ गया, पूरा का पूरा वायर ही आ गया है ना। इस लूप के अंदर पूरा वायर है, तो पूरे वायर का करंट इज इनसाइड दिस लूप। तो इनसाइड दिस लूप नेट करंट इज I, बिकॉज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज I। ठीक है, तो इस कंडीशन में I नेट हो गया, I नेट हो गया कितना, I। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल है ना। तो यहां मान लो बच्चों कि है ना, तो ऑब्वियसली देखो चूंकि करंट क्या जा रहा है बच्चों, करंट ऊपर जा रहा है। जो अपना रूल था है ना मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने का, ये करंट के डायरेक्शन में रखा और इसको बेंड किया। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बेंड करेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। मान लो डीएल सपोज इसको ले लिया, तो ये हो गया डीएल का डायरेक्शन। तो अब आप क्या करोगे, जब क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल करोगे, ठीक है बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल हो जाएगा। मैंने आपको बोला पहले ही कि बी इसमें क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बी कांस्टेंट है, तो क्लोज इंटीग्रल डीएल बी इंटू क्लोज इंटीग्रल टू डीएल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर। ठीक है, देयरफॉर अप्लाइंग क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चों, म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो बी डॉट डीएल क्या आया है, बी इंटू 2 पाई आर आया है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई होना चाहिए। देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट बच्चों, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। तो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देयरफॉर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या देखा आपको, क्या समझ में आया बच्चों। तो हॉलो कंडक्टर को अगर एज अ होल है ना एक साथ डिस्क्राइब करना हो, तो हमें समझ में आया कि अंदर में फील्ड क्या होता है, 0, बाहर में फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो कुछ क्लिक किया आपके दिमाग में, ऑब्वियसली क्लिक किया होगा कि ये तो वही फॉर्मूला है जो हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर जो फील्ड आया था है ना, वही फॉर्मूला है। देखो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में यही आता था बच्चों, तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो B और R के बीच में क्या डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अंदर में 0, बाहर में वही फॉर्मूला जो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से होता था, वो चीज आ गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ इन केस ऑफ हॉलो है ना, इन केस ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। तो फिर कैसे करोगे, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ distance r in case of hollow cylindrical conductor
करंट कैरिंग है ना, इसमें ये कंडक्टर में जब ऐसा लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की ही बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो बच्चों अभी आपने देखा, इधर मान लो हमने इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और इस एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया। तो हमने देखा बच्चों कि जब तक r इक्वल टू r था, मतलब अंदर तक फील्ड क्या रहता है, जीरो। इधर फील्ड जीरो है और इसके बाद क्या हो जाता है, ऐसा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस इन केस ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर समझ में आ गया बच्चों। तो ये है आपका ग्राफ, ओके, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर के केस में। मैंने बोला इसको दो केस में पढ़ेंगे, तो केस एक पढ़ लिया बच्चों जिसमें हमने क्या लिया, हॉलो सिलेंडर लिया। अब की क्या करेंगे हम लोग, नाउ सी केस 2, इफ कंडक्टर इज सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है बच्चों, कंडक्टर इस बार हमने क्या लिया है, सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया है और लॉन्ग है ना, इसमें मैं लॉन्ग कंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये रहा सॉलिड कंडक्टर, ठीक है। कहां तक है बच्चों, ये इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ओके। और ये मान लो इसका एक्सिस है और इसमें करंट जो है मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है। नेट करंट, टोटल करंट कितना है, I है। तो चूंकि ये सॉलिड है बच्चों, तो ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर है उससे करंट क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। पूरे सिलेंडर से करंट पास हो रहा है ना इस बार, है ना। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा, ये पूरे में जो है ना वो करंट है, पूरे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, करंट निकल रहा है ना। तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह से करंट आ रहा है। आ रही बात समझ में आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट है वो क्या हुआ है बच्चों, इस पूरे एरिया पर, है ना, इस पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। इस पूरे एरिया पर करंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर मैं मान लूं कि इसका रेडियस कितना है, r है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, फ्लो हो रहा है I, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, या आप उसको उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी, याद आया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी, ये चीज क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। करंट डेंसिटी J बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I अपॉन A, और I अपॉन एरिया कितना है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, I अपॉन पाई आर स्क्वायर। इतना यहां पर क्या है, करंट डेंसिटी है, ओके। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, इसमें केस लेना है ए। क्या बच्चों, अगर मुझे कहां निकालना है, इनसाइड निकालना है, एट R लेस देन R, यानी इनसाइड। ध्यान से समझे, एट स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये निकालना है। तो क्या करूंगा बताओ, अंदर की बात हुई है तो अंदर में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, सपोज दिस पॉइंट, यहां पर मुझे फील्ड निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहां पर एक सर्कल बना लेना, यानी एक सर्कुलर लूप बना लिया, ऐसा हमने, क्लियर है बच्चों। तो लूप बनाने के बाद अपन क्या करते हैं, इसमें कितना करंट इंक्लूड होगा, इसमें कितना करंट आ रहा है, उस चीज को लेना है, आई नेट निकालना है, ठीक है, आई नेट। तो कैसे निकलेगा देखो, तो करंट पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो इतने एरिया में कितना करंट फ्लो होगा वो पता चल जाएगा। तो J इंटू एरिया,
ये करेंगे तो हमें आई पता चल जाएगा। तो जे कितना है आपके पास, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है बच्चों, इसका रेडियस स्मॉल आर लिया है ना हमने, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज आई नेट इन दिस केस। ठीक है, इस केस में आई नेट आया मेरा आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट, अगला चीज क्या करना है आपको। तो मान लिया बच्चों कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डीएल का भी डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन दोनों इधर ले लिया। तो चूंकि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसा अभी तक करते आए थे सेम वे में, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा। ठीक है, बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, सॉरी अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या था बच्चों, म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो देखो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल कितना आया है, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, और म्यू नॉट इंटू आई नेट कितना आया है बच्चों, आई नेट आया हुआ है आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो ये आर और ये एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर बाय टू पाई आर स्क्वायर। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो कुछ ऐसा मिला। तो भाई इसमें वायर का जो रेडियस है वो तो फिक्स रहेगा, उसमें करंट जो है वो भी फिक्स रहेगा, तो आर यानी डिस्टेंस जो है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैसे डिपेंड कर रहा है बच्चों, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर के केस में इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। हॉलो सिलेंडर में, हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर में जीरो था, बट यहां पर होगा। ठीक है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। ठीक है, इसका अब लेंगे अपन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, इफ R इज ग्रेटर देन R, यानी आउटसाइड, आउटसाइड निकालना होगा। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, आउट जाना पड़ेगा, यानी बाहर जाना पड़ेगा स्मॉल आर इस पॉइंट पर। तो अगेन आप क्या करोगे, एक ऐसा लूप मान लोगे। लूप एज्यूम करने के बाद इस बार क्या होगा बच्चों, इस बार तो पूरा ही कंडक्टर इसके अंदर आ गया, तो इस पूरे कंडक्टर का वायर इसके अंदर का करंट हो गया, और इस पूरे कंडक्टर का करंट कितना है, आई। तो इन दिस टाइम देयरफॉर आई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सीधा सीधा। और आपने अभी तक जो किया था सेम तरीके से क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी इंटू टू पाई आर। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, ये लगा लेंगे अपन, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, है ना। इसको जब अपन यूज करेंगे बच्चों, तो फिर क्या होगा देखो, इसकी वैल्यू क्या आई थी, b इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू उधर क्या आया, म्यू नॉट इंटू आई। देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई आर।
ठीक है। अगेन ये वाला चीज आपको क्लिक किया, क्या चीज है ये वही एक्सप्रेशन है जो इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस पर निकालना होता था। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें ये समझ में आया कि अगर बाहर है ना, कंडक्टर के बाहर अगर हम फील्ड निकाल रहे हैं तो उसकी थिकनेस मैटर नहीं करती, उसकी थिकनेस मैटर नहीं करती। आई क्या बात समझ में? दोनों ही कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। ठीक है, लेकिन अगर आपको अंदर में निकालना है तो वी हैव टू यूज लाइक दिस। तो यहां पर देखो अंदर में क्या था बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और बाहर में देखो तो क्या हो गया, बाहर में फिर से B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, तो फॉर R लेस देन R ऐसा था, और फॉर R ग्रेटर देन R ऐसा हो गया। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं इस केस में, इस कंडीशन में। सी ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B and distance R from its axis, डिस्टेंस कहां से लेना है भाई, एक्सिस से लेना है। तो इधर इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सिस पर क्या ले लिया, डिस्टेंस। तो देखो R इक्वल टू R तक क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो अंदर में जो है क्या बनाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और बाहर क्या हो रहा है, 1/r यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और दिस इज B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों। अच्छा याद करो, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड निकाला था, है ना, बायो-सैवर्ट लॉ यूज करके। तो कितना लंबा चौड़ा उसका एक्सप्रेशन आया था और कितना कठिन उसका प्रोसीजर था। ठीक है, बट अगर जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हो तो ये चीजें काफी आसान हो जाती है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको कैसा सोलेनॉइड लेना है, लॉन्ग सोलेनॉइड लेना है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लेना है। फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड करोगे तो फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके लिए फिर आपको बायो-सैवर्ट लॉ ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो है स्पेशली किसके लिए है, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो दूसरा जो एप्लीकेशन है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। जब मैं लॉन्ग कहता हूं तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो जैसा कि हमने सीखा था बच्चों कि सोलेनॉइड होता क्या है, एक कोर होता है, और उसके ऊपर अपने को क्या करना होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटना होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, यही सोलेनॉइड होता है। अगर इस पे करंट हम भेजें तो इस तरीके से जाएगा, पीछे से जाएगा और सामने से आएगा, फिर पीछे से जाएगा और सामने से आएगा, इस तरीके से। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ऐसा है। तो आप क्या देखोगे बच्चों, हर इस पॉइंट से फील्ड करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और इस पॉइंट से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो बाहर अंदर, बाहर
अंदर, है ना, इस तरीके से होगा। ओके, ऐसा हो जाएगा। अच्छे से समझ आ रहा है आपको? क्लियर है बात? ओके, नाउ अपन क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप तो मानना पड़ेगा, एक सिमेट्रिकल लूप तो मानना पड़ेगा। ठीक है, आप एक चीज मान के चलो, ये मेरा क्या है भाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है। एक बात। दूसरी चीज है कि आपको जब भी सोलेनॉइड गिवन होता है तो उसकी एन गिवन होती है। एन बोले तो क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद है, ये क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज आपको गिवन रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, एक, चलो इस तरीके से ओके, इस तरीके का एक लूप बना लिया। ध्यान से समझे, है ना, इस तरीके का हमने एक लूप बना लिया। इसकी लंबाई सपोज हमने क्या ले ली, एल ले ली। आ रही बात समझ में बच्चों? हमने इसकी जो ये है लेंथ है वो एल ले ली। ठीक है भाई, और इस लूप का डायरेक्शन मान लेता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, एम्पिरिकल लूप का हमने ऐसा कुछ डायरेक्शन मान लिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब अपने को करना क्या है, ध्यान से समझो। अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, आई नेट निकालना होता है। स्टेप 1 अपना क्या होता है, वो स्टेप 1 अपना लूप बनाना, वो तो हो गया, ड्रॉ अ लूप। तो यहां पर अपन कैसा लूप बना रहे हैं बच्चों, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर लूप, है ना, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, और ये लूप मैंने ऐसा बनाया है कि आधा अंदर है और आधा बाहर है। ठीक है, स्टेप 2 में अपने को क्या होता था, स्टेप 2 में निकालना होता था कि उसमें कितना करंट इनक्लोज हुआ, तो आई नेट निकालना है। तो भाई कितना करंट इनक्लोज हुआ, देखो जब मैं कहता हूं कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो हर इस पॉइंट से क्या हो रहा है भाई, आई बाहर आ रहा है, यहां अंदर जा रहा है, आई बाहर, आई अंदर, आई बाहर, आई अंदर, आई बाहर, आई अंदर, है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हर इस पॉइंट से आई बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्लियर है बच्चों? ओके, तो जितने यहां पर टर्न्स हैं उतने आई क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जितने टर्न्स हैं उतने आई बाहर आ रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स को निकालें। तो चूंकि देखो ये लंबाई कितनी है, एल है, और हमें पता क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक पर्टिकुलर लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे वो तो पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n इंटू एन। और हर एक टर्न से कितना करंट आ रहा है, आई। हर एक टर्न से कितने करंट आ रहा है, आई। तो कितने करंट हो जाएंगे टोटल बच्चों इस लूप में, आई 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 आई, है ना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई इंटू एन। आ रही बात समझ में? तो आई इंटू एन कितना है बच्चों, स्मॉल एन इंटू एन। तो क्या आया हमारे पास, एन आई एल, दिस इज आई नेट। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में अपने को क्या करना होता था, स्टेप 3 में अपने को, है ना, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालना होता था। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मतलब क्या हुआ, पूरे लूप में, है ना, बी और डीएल का इंटीग्रेशन करना, है ना, यही है। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले इसका निकालो, ये निकालो, ये निकालो, और फिर ये निकालो। तो जैसा कि आपको पहले से पता है बच्चों कि एक इसमें, है ना, एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा होता है, और वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, एक्सियली होता है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो, मान लो इसको मैं नाम भी दे देता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, क्लोज इंटीग्रल इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, कहां से कहां तक,
ए से बी तक, ए बी वायर के लिए, ठीक है। फिर बी डॉट डीएल निकाल लूं अगर मैं किसके लिए, बीसी वायर के लिए, बीसी, और फिर इंटीग्रेशन कर लूं मैं बी डॉट डीएल का किसके लिए, सीडी के लिए, बी डॉट डीएल का सीडी के लिए प्लस डीए के लिए, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल डीए के लिए। बताओ, तो जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो यही बात हो गया क्या, क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, पूरे क्लोज पाथ का हो गया, यस हो गया भाई, ठीक है। अब देखो अब बच्चों इस वाले पार्ट में देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखाया मैंने, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर दिखाया है और एल का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो एंगल कितना बनेगा, 0, तो 0 क्या हो जाता है बच्चों, 1, तो ये कितना हो जाएगा, बी डीएल के बराबर हो जाएगा, है ना, बी डीएल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्लस डीएल, तो कौन सा डीएल लेना है भाई, ए से बी तक, कितना लेना है, ए से बी तक, ठीक है भाई। अब ये वाला पार्ट देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इधर है, और डीएल किधर है, ऊपर की तरफ, डीएल किधर है, ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बन जाएगा, तो भाई डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। आगे बात समझ में। अब यहां पर देखो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था सोलेनॉइड के केस में, है ना, याद करो कि जो सोलेनॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो चूंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बी ही 0 है, तो होल टर्म विल बिकम 0, ठीक है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर आओगे तो इधर देखो डीएल का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डीएल का डायरेक्शन इधर है और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहां पर भी एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तो ये बाकी जो 3 टर्म्स हैं वो क्या हो गए, 0 0 0 0। आगे बात समझ में, तो भाई b और इंटीग्रेशन dl यहां से लेके यहां तक करोगे तो क्या आएगा, l आएगा, तो कितना आ गया, b इंटू एल आ गया। ये क्या चीज आया बच्चों, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू आई b इंटू एल। आगे बात समझ में, तो यहां से मुझे आई नेट मिल गया और यहां से मुझे क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl मिल गया, तो अब इस चीज को अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, तो देखो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl की वैल्यू क्या है, b इंटू एल, और म्यू नॉट इंटू आई नेट कितना है बच्चों, n इंटू आई इंटू एल, तो ये l और ये l क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, देयरफॉर हमारे पास क्या बचा, देखो b इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, यही एक्सप्रेशन आया था पहले भी, है ना, इनफाइनाइट वायर के, इनफाइनाइट वाले केस में म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, तो अगेन देखो सेम एक्सप्रेशन मिला। तो देखो ये कितना सिंपल है और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो वी विल यूज दिस केस, ठीक है, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, कौन सी केस में बच्चों, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग है सोलेनॉइड। म्यू नॉट क्या होता है समझ में आता ही है आपको, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आई क्या है, करंट है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। ओके, आज अपनी चीजों को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ नई चीजें सीखेंगे। ओके बच्चों।